एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग थर्ड यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया था और कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी हम लोग ने सेंट्रल फोर्स की। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया था। सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे चलते। ठीक, नेक्स्ट अब अपनी हेडिंग हो जाएगी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या मैं क्या बोल दूंगा, केपलर की ग्रहों की गति के नियम। सीधी सी बात है, नाम तो सुना ही होगा केपलर का। देखो केपलर ने क्या किया, बिफोर न्यूटन, न्यूटन से पहले इसने बता दिया था केपलर ने क्या किया, 3 रूल्स प्रोवाइड करवाए। किससे रिलेटेड? जो ग्रह होते हैं, मतलब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उनको हम लोग ग्रह काउंट करेंगे। तो जो ग्रह होते हैं जैसे पृथ्वी हो गई और मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, वीनस हो गया, ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहते हैं। तो इनकी मोशन से रिलेटेड उसने कुछ लॉज दिए। किसने? केपलर ने। ठीक, तो केपलर ने ये लॉज दिए कुछ, और ये लॉस बहुत ज़्यादा फेमस हुए। फिर बाद में न्यूटन ने एक ये जब लॉज इसने केपलर ने दे दिए, तो फिर न्यूटन ने थोड़ा सा इनको मॉडिफाई और कर दिया, थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेंज करी। उसने ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बताया। देखो स्टार्टिंग किसी और ने कर दी थी, न्यूटन ने उसकी हेल्प से ग्रेविटेशन लॉ को फाइंड आउट किया। तो केपलर के लॉज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा ये अपना टॉपिक होने वाला है। देखो केपलर का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, कि केपलर का जो फर्स्ट लॉ था वो हमें क्या बताता है, ये ठीक है। केपलर का जो फर्स्ट लॉ था वो हमें बताता है कि जैसे मान लो ये सन है, यहाँ पर जो ये प्लैनेट्स यहाँ पर चक्कर लगा रहे होंगे, वो कैसे पाथ में चक्कर लगा रहे होंगे? इलिप्टिकल पाथ में। कौन से पाथ में? जैसे अर्थ की बात कर लेते हैं तो इलिप्टिकल पाथ में या दीर्घ वर्ताकार कक्षा में ये चक्कर लगा रहे होंगे प्लैनेट्स। ये केपलर ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। फिर सेकंड लॉ केपलर ने कैसे दिया? देखो केपलर ने क्या बताया कि यहाँ पर आ, जैसे मान लो ये क्या है, कोई एंगल यहाँ से बन रहा है और कोई एंगल यहाँ पर बन रहा है, ऐसे ऐसे कोई एंगल बन रहा है। कब बन रहा है? मान लो यहाँ से यहाँ तक प्लैनेट को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? टी। और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? टी। मतलब क्या बोला जाएगा कि अगर हम लोग सेम टाइम देखें तो देखना दीर्घवृत्त तो अपने पास सही होता है। देखो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ये सन जो अपना है मिड में से लग रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, कुछ ऐसा सा। सेकंड लो जो बताया वो किस थ्योरी पर दिया? ये होता है अपना दीर्घवृत्त, इस टाइप का होगा। मान लो यहाँ सन है, यहाँ पर सन सन हो गया इसकी नाभि बिंदु पर। अब मान लो एक तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम कितना लग रहा है? टी। और एक यहाँ से यहाँ, ये भी टाइम क्या लग रहा है? टी। यहाँ से यहाँ तक जो प्लैनेट है वो कितने समय में आता है? टी। और यहाँ से यहाँ तक भी कितने समय में आता है? टी। तो देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ वाला और ये वाला एरिया, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब ये अगर देखा जाए डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट।
स्वेप्ट, इसको वी ए से दिखा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एरिया, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट या पर सेकेंड रिमेन्स कांस्टेंट। ये उसने दूसरा लो दिया कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। अब देखो ये कैसे निकाल सकते हैं। मान लो मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ वाला पार्ट ले रहा हूँ, इसमें अगर ये बहुत छोटा हो, बहुत कम पार्ट के लिए अगर ये कंसिडर किया जाए तो देखना यहाँ से ये सेंटर पॉइंट हो गया और यहाँ से क्या आ गया, ये लाइन कुछ ऐसे से आ गई। ये वाला एंगल मैं कितना दिखा रहा हूँ, डी थीटा। ये वाला एंगल कितना दिखाया मैंने, डी थीटा। अगर मुझे यहाँ एरिया फाइंड आउट करना हो तो ये लाइन एक बहुत छोटी लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करी जाएगी। यहाँ पर मान लो एंगल कितना बन रहा होगा, 90। तो ये इतना था जो एरिया दिया जाएगा, ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, इसका एरिया कैसे दिया जाएगा, 1/2। फिर उसके बाद में हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, मान लो इसकी रेडियस कितनी है, आर, तो आर इंटू बेस, हाइट इंटू बेस ही होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा, आर को जाएगा, वो कैसे दे दिया जाएगा, आर डी थीटा से दिया जाता है, तो ये आ जाएगा आर डी थीटा। तो कितना हो गया ये, r²/2 डी थीटा। तो एरिया की वैल्यू ऐसे निकाल, और देखो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम कैसे दिया जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 r², और थीटा के रेस्पेक्ट में देखो थीटा ही चेंज हो रहा है यहाँ पर टाइम के साथ, तो यह आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या रहता है, कांस्टेंट। ये क्या था, केपलर का सेकंड लॉ। ठीक, तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट एरिया क्या, पर यूनिट टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसने बताया, ये केपलर ने। और ये जो इक्वेशन दी गई है, ये दी कहाँ से थी उसने, देखो हमें पता है कि J इक्वल्स टू क्या होता है, एम r² डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है J। और अगर हम लोग सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, यहाँ पर ये दीर्घवृत्त में गति हो रही होगी और जो पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे पर जो बल लगा रहे होंगे वो कैसा होगा, केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स के लिए J इक्वल्स टू क्या रहता है, कांस्टेंट। ये हम लोगों ने निकाल ली है प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा अपॉन में आम, तो कांस्टेंट, मास भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। यहाँ बाई 2 कर दो, यहाँ भी बाई 2 कर दो, कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो r²/2 डी थीटा अपॉन डी टी किसको शो करता है, r²/2 डी थीटा अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी को शो करता है। तो ये कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से केपलर ने अपना सेकंड लॉ बता दिया कि एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो देखो अगर इस लॉ को हम लोग देखें तो ये लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमें बताता है, क्या, कि जब सन के पास में क्या होता है, प्लैनेट होता है, तब एक तो मोशन करता है, और जब सन से दूर होता है तब वो मोशन करता है। तो यहाँ पर देखना, सन से जब दूर है तब तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है इतनी सी, और सन के जब पास है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो ये कैसे मोशन कर रहा होगा प्लैनेट, जब मान लो यहाँ से मोशन करता हुआ आ रहा है और जैसे सन के पास आएगा फास्ट हो जाएगा, फिर लो सन के फास्ट देखा, मतलब सन के पास में आएगा, मान लो यहाँ सन है, ये प्लैनेट मोशन कर रहा है, जब दूर होगा तब तो स्लो मूव कर रहा होगा, लेकिन जैसे पास आएगा फास्ट। इस तरह से ये मोशन कर रहे होंगे प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये अपने पास सेकंड लॉ आ जाता है। थर्ड लॉ देखो न्यूटन का क्या बताता है, सॉरी न्यूटन क्या, केपलर का। उसने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही दिए हैं ये लॉ, एक्सपेरिमेंट्स किए उसने, इनकी मोशन की स्टडी करी और फिर उसने ये लॉज बता दिए। थर्ड उसने क्या बताया कि जो टी स्क्वायर होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है, उसका स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए क्यूब की। ए क्यूब क्या है यहाँ पर, सेमी मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष। ए और बी दो होते हैं या किसी भी
इलिप्स में दीर्घवृत्त में ए और बी दिए जाते हैं ना, तो ये एक क्यूब के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, क्या, टी स्क्वायर, कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करेगा वो एक क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बार केपलर की गति के नियमों से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स हो, चाहे आप लोगों की ये थ्योरेटिकल एग्जाम हो गई, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार, और ये तो क्वेश्चन ऐसे मान लो कि हजारों बार पूछा गया है, अगर सारे एग्जाम्स में अब तक देखोगे ना, हजारों बार पूछा गया है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए क्यूब के, कर लोगे। तो ये 3 ग्रहों की गति के नियम किसने बताए, केपलर ने बताए। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट होने वाला है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, या फिर इसे क्या बोल देंगे, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को देखोगे, ध्यान दोगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में बताया हमें न्यूटन ने, ठीक। न्यूटन ने क्या बताया, देखो न्यूटन ने ये देखा कि जो फोर्स होता है एफ, कौन सा, सेंट्रल फोर्स, कैसे दिया जाता है, प्लस माइनस के अपॉन आर की पावर एन, और साथ में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, सॉरी आर के, इस फॉर्म में दिए जाते हैं क्या, कोई भी सेंट्रल फोर्स दिया जाता है। अब न्यूटन ने एक फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करवाया, क्या, कि मान लो अगर दो मासेज हैं, दो द्रव्यमान है, m1 इसका सेंटर यहाँ है, दूसरा m2 इसका सेंटर यहाँ, इनके बीच की दूरी कितनी है, मान ली स्मॉल r है, m1 और m2 के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो ये जो अपॉन r की पावर n है, या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ ऑफ आर, साथ में क्या आ जाएगा, आर के। तो ये जो एफ ऑफ आर है, इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो किस पर डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, m1 और m2 के गुणनफल के। तो ये आ जाएगा m1 और m2 के गुण के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। फिर दूसरा एफ ऑफ आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। ये न्यूटन ने बताया है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया, न्यूटन ने हमें बताया। तो यहां से अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करना चाहूं तो देखना, अब एफ ऑफ आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जब ये साइन हटाया जाएगा तो एफ ऑफ आर ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन या इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जी, m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो ये एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ ऑफ आर की ये वैल्यू पुट करेंगे तो जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, आर केप। साथ में न्यूटन ने ये भी बताया कि यहाँ पर साइन कैसा आता है, नेगेटिव, जो किसको बताता है, अट्रैक्शन नेचर को, कि हमेशा इनके बीच में जो बल लग रहा होगा वो किस नेचर का होगा, अट्रैक्शन नेचर का होगा। क्या आ गया, फोर्स, एक फोर्स आया दो पार्टिकल्स के बीच में, और किसके वजह से, ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से। इस फोर्स को न्यूटन ने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सॉरी इंटरेक्शन, ठीक। और बाद में इसे क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया गया। एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर आर के। किस तरह का फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स है। और इस जी की वैल्यू क्या बताई न्यूटन ने, जी को बोला यूनिवर्सल, जी को क्या बोला गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
और इसकी वैल्यू कैसे दी गई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कर लोगे ये नोट। तो ये अपना हो जाता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। अब जनरल सॉल्यूशन टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का सामान्य हल कि अगर कोई पार्टिकल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंडर में क्या कर रहा है मोशन कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे। एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप लोगों को दिखने में आसानी होगी। ओके लेट्स होल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अधीन कण की गति का हल। ऐसा करके हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। दिखाई कहाँ तक दे रहा है ये दिखाई दे रहा है नहीं ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक ठीक है। इधर आप लोगों को यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब डेरिवेशन होने वाली है तो थोड़ा जूम करने में अच्छा है। अब देखोगे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंडर में हमें बात करनी है। मतलब मैं किसकी वैल्यू जानता हूँ फोर्स की। क्या ट्रेजेक्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी ना। पथ के समीकरण के बारे में पथ के बारे में बात की थी जब हम लोग सेंट्रल फोर्स के अंडर में मोशन की बात कर रहे थे। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे याद है। हाँ तो उसमें ट्रेजेक्ट्री की बात करी थी लास्ट। वहां से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। देखो हमें पता है क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया जाता है एफ वेक्टर कैसे दिया जाएगा -g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप इस फॉर्म में दिया जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ एफ ऑफ आर को अपनी आसानी के लिए या सहूलियत के लिए g m1 m2 को क्या लिख रहा हूँ k लिख रहा हूँ -k अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। या फिर एफ ऑफ आर कैसे लिखा जाएगा -k अपॉन में आर स्क्वायर। एफ ऑफ आर यहाँ से कितना आ गया माइनस में k अपॉन में आर स्क्वायर और हम लोग पुट करेंगे 1 अपॉन आर इक्वल्स टू यू। तो ये एफ ऑफ 1 अपॉन यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -k यू स्क्वायर। बताओ होगा या नहीं होगा ना -k यू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर अपनी बन जाएगी एफ ऑफ 1 अपॉन यू। मैंने एफ ऑफ 1 अपॉन यू क्यों बनाया क्योंकि जब हम लोग ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर एक इक्वेशन हम लोगों को मिली थी। वो इक्वेशन एफ ऑफ 1 अपॉन यू की फॉर्म में ही